Hello my dear students, good morning to all of you. This is Vikas Misra and I welcome to all of you on UGC NET Utkarsh. So dear students, in this video we are going to learn how to solve comprehension, reading comprehension in your examination. So रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले जो पोर्शन हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनमें से कुछ प्रीवियस ईयर के जो हमारे पैसेज आए हुए हैं उनको हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले सेशन में डिस्कस कर रखा था कुछ ट्रिक्स को, कुछ लॉजिक्स को, कुछ अप्रोचेज को कि हम कैसे एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। सो आइए कम टू द टॉपिक एंड वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एज यू कैन सी इन दिस पैसेज जो भी ये हमारे सामने लिखा हुआ है ये पहले पूछा गया हुआ है 11 अक्टूबर 2022 शिफ्ट सेकेंड यूजीसी नेट पेपर 1। सो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ एज पर सेंसस, सेंसस मीन्स होता है जो भी हम जनगणना वगैरह करते हैं। लिटरेसी रेट, लिटरेसी मीन्स होता है बेटा साक्षरता। लिटरेसी रेट of India is 74.04%, wherein जिसमें rate of male literacy is 82.14% and female literacy is 65.40%. So this is a male literacy and this is the female literacy. Government approved a new scheme known as New India Literacy Program of Adult Education. This is the name of the scheme. You should learn it. आगे देखो लिखा हुआ है फॉर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2027, 2022 से 27 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिससे कि लिटरेसी रेट वगैरह बढ़ाई जा सके एज अ प्रोग्रेसिव स्टेप। आगे देखिए लिखा है द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द टर्म एडल्ट एजुकेशन, मतलब और इसमें आगे बढ़ते हुए जो एडल्ट एजुकेशन वर्ड इसमें ऐड है बी रिप्लेस्ड विथ एजुकेशन फॉर ऑल, मीन्स न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। मतलब यहाँ पे ये जो एडल्ट एजुकेशन लिखा हुआ है इसको एजुकेशन फॉर ऑल से रिप्लेस कर दिया गया, उसकी जगह पर इसको लिख दिया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम, जो स्कीम का उद्देश्य है, जो उसका पर्पज है, आर टू इम्पार्ट देना क्या, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मीन्स फाउंडेशनल का मतलब ये है जो एक पर्सन को किसी अच्छे सिटी में, किसी अच्छे कंट्री में, किसी अच्छी सिटी या किसी अच्छी कंट्री का पर्सन होने की जो पहचान होती है उसमें उस सिटी का या उस कंट्री का सिटीजन होने के लिए जो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज के बारे में, तो उसी को लिखा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन का भी नॉलेज along with the other components which are necessary for a citizen। और इसके साथ अलग अलग जो और भी छोटे छोटी चीजें होती हैं, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो एक सिटीजन को के लिए नेसेसरी हैं फॉर 21st सेंचुरी। मीन्स आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारी 21st सेंचुरी है इसमें टेक्नोलॉजी तेजी से डेवलप हो रही है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो रहा है, इसमें जो एजुकेशन का लेवल है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं, जो हमारी जनरल रिक्वायरमेंट्स थी वो कहीं और शिफ्ट होती जा रही हैं। जैसे आप लोगों ने एक छोटा सा आप एग्जांपल सोच लो कि पहले जब आप कोई भी, बहुत पहले की मैं अगर बात करूं, आप लोगों ने टेम्पो वगैरह देखा होगा तो उसमें पहले लोग हैंडल लगा करके गाड़ियों को स्टार्ट किया करते थे। अभी क्या है, एक बटन मात्र से केवल गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसको बस क्लिक करना, अब चाबी भी नहीं घुमानी है। तो यहाँ पे आपको कम से कम ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी। तो यही लिखा अदर कंपोनेंट्स जो नेसेसरी हैं 21st सेंचुरी के सिटीजन के लिए। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, और जो ये स्कीम है इसमें ये सारी चीजें जो प्रोवाइड की जाएंगी वो कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन मोड से एंड विथ वॉलंटियरिज्म, मतलब जिसकी इच्छा है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। अगला लिखा एज पर सेंसस, जनगणना के अनुसार कब की, 2011
द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ नॉन लिटरेट्स ऑफ द कंट्री ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड एबव। 2011 की जनगणना के अनुसार जो एब्सोल्यूट नंबर निकल के आया है किसका, नॉन लिटरेट्स ऑफ द कंट्री, जो देश में अनपढ़ लोग हैं एट द एज ऑफ 15 ईयर एंड एबव, मतलब जो 15 साल के हैं या उससे ज्यादा के हैं एज ग्रुप के, इज 25.76 करोड़। ये भी डेटा आप थोड़ा सा माइंड में रखो, 25.76 करोड़ वो लोग हैं जो 15 साल और उससे एबव हैं, जो अनपढ़ हैं। आगे देखो, वेयर इन फीमेल्स आर 16.68 करोड़, और ये देखो ये टोटल नंबर है 25.76 और 16.68 करोड़ ये फीमेल्स हैं, मतलब फीमेल की इलिटरेसी, फीमेल अनपढ़ ज्यादा हैं। आगे, दिस स्कीम विल कवर नॉन लिटरेट्स ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर्स, और ये जो स्कीम है वो कवर करेगी नॉन लिटरेट्स, मतलब जो अनपढ़ हैं ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड एबव, जो 15 साल या उससे ज्यादा के हैं, जो इलिटरेट हैं, इन ऑल स्टेट यूटीज, यूटीज मीन्स यूनियन टेरिटरीज जो हमारी हैं उनमें, इन कंट्री देश में। द टारगेट फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी, जो ये हमने स्टार्ट किया फाउंडेशनल लिटरेसी का, इसका जो टारगेट है बेटा वो क्या है, एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2027, ये जो हमारा टारगेट है 2022 से लेकर 27 तक का, इज एट द रेट 1 करोड़ पर ईयर बाई यूजिंग ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम। देखो आपने यहां पे देखा कि जो 15 या उससे ज्यादा के एज ग्रुप वाले हैं, टोटल 26 करोड़ मोटा मोटा आप मान लो, उसमें से कह रहे हैं कि 2022 से और 27 तक 1 करोड़ पर ईयर इसमें से लिटरेट करने का हमारा टारगेट है, इन कोलैबोरेशन विथ। और ये कैसे हो पाएगा, या तो गवर्नमेंट अपनी संस्था को लगाए या तो किसी संस्था से, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से टाई अप करे। तो कौन कौन है इसमें, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, एनसीईआरटी, एनआईओएस, मतलब एनसीईआरटी आपको पता है, एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अगला देखो, थ्रू रजिस्ट्रेशन विथ आधार एंड मोबाइल नंबर, जिसमें आधार और मोबाइल से रजिस्ट्रेशन होगी। आगे देखिए, इन दिस स्कीम, इस योजना में प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द गर्ल्स, गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, एंड वुमेन को प्रायोरिटी दी जाएगी। कौन कौन सी, एससी, मतलब और किसको, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, पर्सन्स विथ स्पेशल नीड्स, मतलब जो दिव्यांग हैं, ठीक है। आगे देखो, मार्जिनलाइज्ड, नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब होता है घुमक्कड़, जिसके घर परिवार नहीं है, जो घुमक्कड़ टाइप की जनजातियां हैं। और अगला, कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो इधर उधर काम करते हैं, एबोरर्स, ईटीसी, दोज हु कैन सब्सटेंशियली एंड इमीडिएटली बेनिफिट फ्रॉम एडल्ट एजुकेशन, मतलब जिनको लाभ मिलेगा किसका, बेनिफिट फॉर एडल्ट फ्रॉम एडल्ट एजुकेशन, मतलब जिनको इससे लाभ मिलेगा, वो ये ऊपर यहां पे लिखे गए हैं। एरिया वाइज फोकस शैल बी ऑन ऑल एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नीति आयोग, मतलब नीति आयोग में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जो भी लगता है कि हाँ यहाँ पे ज्यादा संभावनाएं हैं, तो वहां पे भी हम फोकस किया जाएगा। आगे लिखा है, डिस्ट्रिक्ट्स विथ लिटरेसी रेट लेस देन द नेशनल स्टेट एवरेज, डिस्ट्रिक्ट विथ फीमेल लिटरेसी रेट्स लेस देन 60%। अब देखो ये क्या कह रहा है कि और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट विथ लिटरेसी रेट लेस देन द नेशनल और स्टेट एवरेज, जो भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें नेशनल या स्टेट एवरेज से कम लिटरेसी है। जैसे मान लीजिए कि नेशनल ये है कि मतलब 50% लिटरेसी होनी चाहिए किसी डिस्ट्रिक्ट में, अब आप देख रहे हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट में 45% ही है, तो इस पे फोकस किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट विथ फीमेल लिटरेसी रेट लेस देन 60%, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स पे भी फोकस किया जाएगा जिनकी लिटरेसी रेट लेस देन 60% है, 60% से कम लिटरेसी है, 60% से कम लोग साक्षर हैं, एज पर इन 2011 सेंसस। और ये सब चीजें डिसाइड किस आधार पे होंगी, किसको बेस मान के, तो 2011 का जो सेंसस है, जो जनगणना है, उसके आधार पे। स्कूल विल बी यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, और जो स्कूल है बेटा वो एक यूनिट के रूप में उनकी अलग अलग छोटी छोटी यूनिट बनाई जाएगी
कि जहां पे इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, एंड फॉर कंडक्टिंग सर्वे ऑफ बेनिफिशरीज एंड वॉलेंट्री टीचर, मतलब और एक सर्वे कंडक्ट किया जाएगा कि जो भी लोग इसमें ऐड होना चाहते हैं और ऐसे लोग वॉलेंटियर टीचर, मतलब जो अपनी इच्छा से पढ़ाना चाहते हैं इन लोगों को। जैसे मान लीजिए कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 500 स्कूल हैं, उसमें से 10 स्कूल ऐसे हैं कि जो इससे जुड़ना चाहते हैं, तो वो एक 10 स्कूल, 50 स्कूल, 20 स्कूल जो भी उसमें होंगे, तो उनको एक आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा कि जो भी इस वाले एज ग्रुप के लोग हैं या जो भी लोग ऐसे लिटरेट होना चाहते हैं, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी स्टडी स्टार्ट करने के लिए इस वाले स्कूल में जा सकते हैं। फिर ये देखा जाएगा कि उस स्कूल में या जो अदर स्कूल्स हैं उनके कौन कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो अपनी इच्छा से पढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को, फिर उनको सेलेक्ट किया जाएगा। आगे देखो, द एस्टिमेटेड टोटल आउटले ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो एक टोटल एक आउटले, टोटल एक आंकड़ा लगाया गया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए, इज ₹1036.9 करोड़। ये टोटल इतना रुपया इस प्रोग्राम के लिए सैंक्शन हुआ है, मतलब बनाया गया एक एस्टिमेट, व्हिच इंक्लूड्स सेंट्रल शेयर ऑफ 700 करोड़, मतलब टोटल 1037.90 करोड़ का टोटल इनका एस्टिमेट है, जिसमें से 700 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी शेयर्ड बाय द स्टेट, मतलब 1037.90 ये कौन शेयर करेगा बेटा, ये हैं सेंट्रल स्टेट के, और 700 ये किसके हैं, ये जो हैं ये स्टेट, मतलब ये रेस्ट ऑफ अमाउंट ये सेंट्रल के हैं, ये टोटल है। तो यहाँ पे 0.9073 और यहाँ पे 337.90 ये किसके हो जाएंगे, ये बन जाएंगे बेटा स्टेट के, इतना स्टेट उसमें कंट्रीब्यूशन देगा। रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी शेयर्ड बाय द स्टेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2027। So this is our passage and now we are going to solve the questions. So this is the first question. This is our first question. देखिए क्या कह रहा है, as per the 2021 census the absolute number of male non-literates of country at the age of 15 year and above, तो जो 15 year and above मेल हैं नॉन लिटरेट, तो वो बनेंगे, देखो फीमेल के यहाँ पे उसने जो नंबर दे रखा है ये है टोटल, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है बेटा वो कितना है, टोटल 82.14%, फीमेल है 65.46%, ये है नंबर। तो इसमें से 46 हैं 82.14 और जो फीमेल लिटरेसी है वो 65.46 है। तो यहाँ पे टोटल बनेगा 14 और 6 8 और यहाँ पे 0 और 4, तो 10 4 6 और 11 5 6 और 1 16.68 जो बन रहा है बेटा, ये क्या बनेगा 16.68, ऐसा तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा एक सॉरी, द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ मेल नॉन लिटरेट्स, अच्छा ओके, ऑफ कंट्री एट एज ऑफ 15, अच्छा तो हमको टोटल देखना है एट एज ऑफ 15, तो ये तो कहीं दूसरी जगह पे बात किया हुआ है, तो ये सॉरी ये हमारे पास में लिखा हुआ है टोटल, यहाँ पे हमारे पास में जो नंबर है ये है एज पर सेंसस 2011 एब्सोल्यूट नंबर ऑफ नॉन लिटरेट कंट्री एज ऑफ 15 इयर्स एबव एज ग्रुप। तो देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल दिया हुआ है 25.76, याद है मैंने इसको पहले ही कैलकुलेट किया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें 25.76 करोड़ है और अगला है 16.68 करोड़ 16.68, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट और 15 हो जाएगा 9.08, तो यहाँ पे बेटा बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 9.08 की 80 जस्ट अ मिनट
16 तो 25.76 करोड़ और 16.68 करोड़, हाँ 9.08, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो 9.08 करोड़ बनेगा, ये मेल का नंबर निकलेगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा हुआ है, लिखा है इन हाउ मेनी ईयर्स द टारगेट फॉर फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑफ 5 करोड़ विल बी कंप्लीटेड। तो एक साल में 1 करोड़ की बात की गई, तो 5 साल में 5 करोड़, तो यहाँ सी इज द राइट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब नेट के क्वेश्चन है, तो यूजीसी नेट पूछता ही, देखो इसका जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है पैसेज के क्वेश्चंस का, वो ऐसे ही है, ठीक है। तो आपको जो भी देखो डेटा याद है, जैसे मुझे याद है 5 साल का 1 साल का 1 करोड़ पर एनम उसने बोला है, तो ऐसे बाकी अब अगर नहीं याद है तो आप सीधा वहां पे एक्सेस कर लिया करो। आगे देखो which will be the unit for conducting survey for beneficiaries and voluntary teacher। तो ये कहाँ से किया जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट स्कूल की यूनिट बनाई जाएगी ना। ये देखो यहाँ पे बोला है यूनिट्स, स्कूल की यूनिट होंगी, यहीं कहीं पे मैंने उसको मार्क भी किया हुआ है। ये देखो स्कूल विल बी यूनिट, तो यूनिट कौन होंगे, स्कूल होंगे। आगे हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला लिखा है व्हाट एज ग्रुप इज इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम। तो जो नॉन लिटरेट हैं 15 एंड एबव वाले हैं, तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सेकंड। और आगे देखिए द अमाउंट व्हिच विल बी शेयर्ड बाय स्टेट इन द स्कीम। तो मैंने यहीं पे कहीं जोड़ घटाना किया हुआ था, सीधा आंसर देख लेते हैं। तो 337.90, तो कहीं पे दिया है ऐसा ऑप्शन 337.90, तो 337.90 करोड़। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 4th लिखा है बेटा, 4th इज द राइट ऑप्शन। तो एज यू कैन से दिस इज गुड पैसेज। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बाकी इतने टफ नहीं है, बस यू शुड बी अ लिटिल बिट टेक्निकल। सो आपको टेक्निकल मतलब अब ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन जो है हमारा ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है, तो अब इसमें मैथमेटिक्स कैसे हम अप्लाई करेंगे। सो यू शुड अप्लाई द मैथमेटिक्स एंड एक्चुअली यू हैव टू अप्लाई। सो कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, दिस इज आवर नेक्स्ट पैसेज। सो देखते हैं इसमें क्या बात किया हुआ है अगले पैसेज में। सो in this passage is talking about something about politics. So let's begin. Political theory is the study of political ideas and values like justice, power and democracy. And you should remember this, the political theory is the study of political ideas, values like justice, power and democracy. ये यहाँ पे बात की गई है। एंड आफ्टर दैट जो वी यूज टू डिस्क्राइब, जो हम यूज करते हैं डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड समझने के लिए एक्सेस पॉलिटिकल प्रैक्टिसेज एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ओके। पॉलिटिकल थ्योरी ऑक्युपाइज अ प्लेस ऑफ प्री एमिनेंस ऑफ इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो कह रहा है जो पॉलिटिकल थ्योरी है बेटा, ऑक्युपाइज का मतलब इट टेक प्लेस, ठीक है। तो ये ऑक्युपाई करती है, ये एक प्लेस कवर करती है, अ प्लेस ऑफ प्री एमिनेंस किसकी, इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब इसमें आपको एक्टिव रहना होगा, इसमें आपको अपनी प्रेजेंस बरकरार रखनी होगी, इसकी बात कर रहा। आगे देखो, इट्स डेवलपमेंट इज क्लोजली इंटरवेन्ड विथ मैन्स क्वेस्ट फॉर गुड लाइफ। मतलब अगर आदमी अपनी अच्छी लाइफ जीना चाहता है तो इट्स डेवलपमेंट इज क्लोजली इंटरवीन, मतलब ये बहुत क्लोजली इंटरवीन है, मतलब बहुत ही नजदीकी रूप से है विथ मैन क्वेस्ट, आदमी की इच्छाओं से गुड लाइफ। आगे लिखा है पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विथ द कंडीशन ऑफ कलेक्टिव लाइफ। तो ये कह रहा है जो पॉलिटिकल थ्योरी है बेटा, ये किसके, कलेक्टिव लाइफ की पॉलिसी से डील होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है ये, आगे इसमें कह रहा है इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है अ सिस्टम ऑफ रूल टू गाइड सोशल रिलेशनशिप ऑन वन हैंड। मतलब एक तरफ तो ये सिस्टम ऑफ रूल, क्या कह रहा है, सिस्टम ऑफ रूल टू गाइड सोशल रिलेशनशिप, मतलब हम सोशल रिलेशनशिप को कैसे गाइड करें, ये चीज प्रोवाइड करता है। एंड स्टडीज द एवोल्यूशन
और इसमें स्टडी ये होती है एवोल्यूशन की, नेचर की, नेसेसिटी की एंड पर्पज की, उद्देश्य के, किसके, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट की क्या क्या चीजें, एवोल्यूशन, नेचर, नेसेसिटी एंड पर्पज ऑफ गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ तो ये सोशल रिलेशनशिप को गाइड करेगा, दूसरी तरफ ये गवर्नमेंट का क्या पर्पज है, नेसेसिटी, उसकी जरूरत क्या है, नेचर क्या है और एवोल्यूशन क्या है, इन सब पे भी फोकस करता है। आगे लिखा है इट ट्राइज to relate them with human perception and nature। और ये जो पॉलिटिक्स है बेटा, ये ट्राई करती है रिलेट करने को अपने आप को या इन सब चीजों को, किससे, ह्यूमन परसेप्शन से एंड नेचर से। आगे लिखा है एज सच इट ट्राइज टू इवॉल्व अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग मैन्स पॉलिटिकल कंसर्न। आगे देखो क्या कह रहा है, इट ट्राइज टू इवॉल्व, ये प्रयास करता है इवॉल्व करने का, एक क्रिएट करने का फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग मैन्स पॉलिटिकल कंसर्न एंड इवॉल्विंग अ मैकेनिज्म टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम, कि आदमी की चिंताएं क्या हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एक मैकेनिज्म, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। इट मस्ट बी नोटेड, और निश्चित रूप से इस बात पे ध्यान देना चाहिए, दैट कि मोस्ट ऑफ द थ्योरीज केम आउट इन द मिडस्ट ऑफ क्राइसिस। और ये जो थ्योरीज हैं, मोस्ट ऑफ द थ्योरीज, अधिकतर जो थ्योरीज हैं, जब कोई समस्या आती है वहीं से वो जनरेट होती हैं, वेयर इन, जिसमें दे अटेम्प्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जिसमें वो कोई समस्या के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हाउएवर इन देयर क्वेस्ट टू एड्रेस इमीडिएट प्रॉब्लम, चाहे वो इमीडिएट मतलब तुरंत समस्या का समाधान करने की बात हो, दे इंगेज विथ पेरेनियल इश्यूज एज वेल, और चाहे कोई समस्या जो बहुत लंबे समय से आ रही हो उसके लिए। आगे, दे आर नॉट लिमिटेड और कॉन्टेक्स्ट बाउंड, ये जो सारी चीजें हैं ये कोई लिमिटेड नहीं है, कॉन्टेक्स्ट बाउंड नहीं कि इसी टाइप की चीजें दिक्कत करेंगी या हमें इसी डोमेन में या हमें इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही चीजों को देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टेड देयर फोकस इज ऑफन वाइड, देखो मैंने बताया ना कि इनका लिमिटेड एरिया नहीं, इनका जो फोकस है वाइड है, वाइड एनफ, बहुत ज्यादा है, टू कवर वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब पूरे संसार की बात यहां की जा रही है। पॉलिटिकल थ्योरी आउटलाइंस, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बाय व्हिच नॉलेज इज सिंथेसाइज्ड। तो देखो यहाँ पे जो नॉलेज है बेटा, उसको हमें सिंथेसाइज करना होगा, हमें संश्लेषण विश्लेषण करना होगा, उसमें से हमें जिस्ट उसका निकालना होगा कि रियलिटी क्या है। डिफरेंट थ्योरीज हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कनेक्शन, अलग अलग थ्योरीज हैं, उनके अलग अलग अप्रोच हैं, विथ द कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट से, सच है जैसे कि डिफरेंस अराइज इन काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे थिंक, मतलब जो भी कह रहा है देखो, डिफरेंसेज अराइज इन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो अलग अलग प्रकार की समस्याओं में अलग अलग भिन्नताएं हैं, दे थिंक, वे सोचते हैं, टू बी ऑफ मोर सीरियस नेचर एंड कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंसेज अराइज आल्सो इन प्रिस्क्राइबिंग द रेमेडीज। तो इसमें क्या है कि अधिकतर लोग जो हो कैसे सोचते हैं, जो ज्यादा सीरियस नेचर के हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंसेज अराइज, और मतलब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि किसी प्रॉब्लम को लेकर के कौन ज्यादा सीरियस है, कौन कम सीरियस है, कौन उसको अपने तरीके से दूसरा सोच रहा है, कोई अपने तरीके से उसमें कोई दूसरा अप्रोच लगा रहा है। और जब ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग अप्रोच उसमें लगाते हैं, अलग अलग लेवल की सीरियसनेस होती है, तो इससे यहाँ पे डिफरेंसेज आते हैं। आगे लिखा है हेंस, इस प्रकार से दे एंजॉइन बोथ एम्पेरिकल एंड एथिकल स्टेटमेंट, और यहाँ पे फिर एम्पेरिकल और एथिकल जो भी हैं, एथिक्स रिलेटेड टू एथिक्स, उसी को हम एथिकल बोलते हैं। एम्पेरिकल लिखा हुआ है, एम्पेरिक से बना हुआ है, एम्पेरिकल लिखा हुआ है, तो ये जो एम्पेरिकल चीजें हैं और जो एथिकल चीजें हैं, मतलब दोनों को एक तो थ्योरेटिकल चीजें हो गई हमारी, जो हमारा दिमाग सोचता, हम मतलब कोई भी जो सोचता है, एक थोड़ी सी एथिकल चीजें हो गई कि व्हाट टू डू एंड व्हाट शुड नॉट, ठीक है, व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुडंट, तो यहाँ पे इसकी भी बात की जा रही है। आगे, दिस हैज बीन बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाई ए, ओके, कह रहा है ये सबसे ज्यादा अच्छे तरीके सॉल्व की गई बाई अ हैकर। अच्छा, यहाँ पे ये फुल स्टॉप जो लगा हुआ है, बाई अ हैकर, ये एक हैकर के द्वारा। आगे देखो क्या कह रहा है, इट इज डिस्पैशनेट एंड डिसइंटरेस्टेड, डिस्पैशनेट एंड डिसइंटरेस्टेड, देखो बहुत अच्छे वर्ड्स लिखे बेटा। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बायसनेस,
मतलब जब आप बायस नहीं होते हैं कि आपका क्या फायदा है, आप ये नहीं देखते अगले का क्या नुकसान फायदा है, मतलब वो चीज आपको उस वे में करनी है बिना किसी से बायस्ड हुए, बिना किसी का पक्षपात लिए, निष्पक्ष होकर के जो हमें चीजें करनी है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे लिखा एज साइंस, जैसा कि साइंस इट डिस्क्राइब पॉलिटिकल रियलिटी विदाउट ट्राइंग टू पास जजमेंट ऑन व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड। मतलब ये जो है जैसे साइंस कोई भेदभाव नहीं करता है, वो ये नहीं प्रयास करता है कि व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड मतलब किस चीज का वर्णन किया जा रहा, आइदर इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी, मतलब किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, हटाने के लिए, किसी चीज से हम जुड़ना चाहते हैं, किसी चीज से हम दूर भागना चाहते हैं, इससे मतलब नहीं होता है, एक थ्योरी है जिसको हमें फॉलो करनी होती है। आगे देखो लिखा है एज फिलॉसफी, जैसे कि फिलॉसफी है इट प्रिस्क्राइब्स रूल्स ऑफ कंडक्ट विच विल सिक्योर द गुड लाइफ, लेकिन जो फिलॉसफी है उसका एक प्रॉपर रूल है, वो ऐसी चीजें करेगी जिससे एक लाइफ में हमारे मतलब एक अच्छी लाइफ हो, जिसमें किसी को नुकसान ना हो, ये चीज प्रिस्क्राइब करती है फॉर ऑल ऑफ सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के लिए, एंड नॉट सिंपली फॉर सर्टेन इंडिविजुअल और क्लासेज, और जो कि सभी लोगों के लिए आसान नहीं होती, कुछ लोगों के लिए, कुछ देखो इसने अलग से कहा है सर्टेन इंडिविजुअल, कुछ लोग के लिए, कुछ ऐसी क्लास के लोग हैं जिनको फिलॉसफी अच्छी नहीं लगती। अब जो दूसरों का बुरा करके ही जी रहा है, जो दूसरों की बुराई करके ही, दूसरों का नुकसान करके ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है, तो उसके लिए फिलॉसफी को सस्टेन करना आसान बात नहीं है। आगे देखो द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज इंपॉर्टेंट, जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है बेटा वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज, क्योंकि इट अलाउज, ये अलाउ करती है अस हमें टू एग्जामिन द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो कह रहा है द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी है इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट अलाउज अस टू एग्जामिन, क्योंकि ये हमें अलाउ करती है एग्जामिन करने के लिए द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर, की जो पॉलिटिकल नेचर है, पॉलिटिकल पावर है, उसका कॉम्प्लेक्स नेचर कैसा है, इसके लिए। आगे देखिए लिखा है मतलब क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं पॉलिटिक्स में, इन सब चीजों को समझने में मदद करती है। बाई स्टडीइंग पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ के वी कैन एग्जामिन, हम जांच पड़ताल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। और अगर आप पॉलिटिकल स्टडी कर रहे हो या पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी कर रहे हो, तो इसमें हम ये चीज़ जान सकते हैं कि क्या हमारे फायदे हैं और क्या नुकसान है डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम में क्या उसके फायदे हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेनिनवाद को लेकर के चल रहा है, कोई क्या नाम है, कोई मार्क्सवादी है, कोई कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट में भी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, कोई कहीं पे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं, कम्युनिज्म के क्या फायदे हैं, ये आपको तब पता चलेगा व्हेन यू विल लर्न अबाउट द थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो जब भी आपको ये सारी चीजें पता होंगी तभी आप इन सबको आंसर कर पाओगे, ठीक है। आई कम टू द क्वेश्चन, देयर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो इसमें क्या कहा गया है, पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विथ, जो पॉलिटिकल थ्योरी है बेटा वो डील करती है, वो किस चीज से डील करती है, ओनली एथिकल टर्म्स नहीं, साइंटिफिक टर्म्स नहीं, कल्चरल टर्म्स नहीं, और पॉलिटिकल एंड एम्पेरिकल टर्म्स। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो हमारा 4th वाला ऑप्शन है बेटा ये राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसमें हम देखेंगे, स्विच कर दो, लिखा हुआ है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, जो पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन में, आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा। सो देखते हैं यहाँ पे लिखा इट स्टडीज वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, तो ये सोसाइटी के वैल्यूज नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिकल थ्योरी, नहीं ये तो गलत बात है। अब सोसाइटी मतलब जो सोसाइटी के वैल्यूज है उनको स्टडी करता है। इट स्टडीज पॉलिटिकल रियलिटी, हाँ ये भी इसमें पता चलता है। एग्जामिन्स
एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जी हाँ, लास्ट लाइन में ही कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम से एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो इसकी स्टडी करता है, तो ये इससे रिलेटेड है। इट डज नॉट स्टडी रिलेशनशिप ऑफ कॉन्सेप्ट एंड पॉलिटिकल थ्योरी, नहीं, ये बात यहाँ पे गलत कह गई है। देखो कह रहा है नॉट रिलेटेड टू, और ये तीनों चीज रिलेटेड टू पॉलिटिकल सिस्टम है, तो यही चीज ऐसी है जो इसका बेस्ट ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। ये जो नीचे बातें कही गई हैं इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए करेक्ट है, ठीक है। तो देखो पहला लिखा थ्योरी वर्क्स ओनली विद इन बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री, नहीं, इसने कहा है कि इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, मतलब बहुत ही वाइड एनफ स्पेस है बोला गया है इसके लिए, तो ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल लाइफ, हाँ ये पॉलिटिकल लाइफ के लिए पॉलिटिकल थ्योरी ये ठीक है, लेकिन अभी छोड़ देते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी नेवर डिपेंड्स ऑन कॉन्सेप्ट, नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी डिपेंड्स ऑन कॉन्सेप्ट। तो अगला लिखा पॉलिटिकल थ्योरी इज अ प्योर साइंस ओनली, जो पॉलिटिकल थ्योरी है बेटा ये प्योर साइंस है, तो ऐसी बात नहीं है, इसमें दोनों चीजें भी हैं, एम्पेरिकल चीजें भी हैं और एथिकल चीजें भी हैं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे इसको मैंने कौन सा एक छोड़ दिया था इसमें, तो वो सेकंड वाला हमने छोड़ा था, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड इज द राइट ऑप्शन, इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है सेकंड इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब ये जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो इनकरेक्ट लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। तो कह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी नॉट ओनली इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शंस regarding the state and political institution but also evaluation of moral philosophical purpose, हाँ ये बात सही है, ये चीज कही गई तो ये करेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला थ्योरी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है, थ्योरी जो है वो सिस्टमेटिक नॉलेज है किसी चीज का, और खासकर यहाँ पॉलिटिक्स की बात की गई तो पॉलिटिकल स्टडी का। इट इज एन इंटेलिजेंट एंड मॉरल क्रिएशन ऑफ मैन, ठीक है, ये भी बात सही है, तो इसको हटाओ। इट डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल रियलिटी एंड प्रिस्क्राइब्स रूल ऑफ कंडक्ट, तो इससे पॉलिटिकल रियलिटी का पता चलेगा, रूल ऑफ कंडक्ट का पता चलेगा, विच विल सिक्योर द गुड लाइफ फॉर ऑल, ये भी सही है, तो इसको भी छोड़ो। अगला पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप्स इन आइसोलेशन, नहीं ये आइसोलेशन नहीं, बहुत ही वाइड है इसका एरिया, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज इनकरेक्ट। कम दूंगा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है बेटा जो ट्रू है। तो यहाँ पे लिखा पॉलिटिकल थ्योरी इज लार्जली द एन अटेम्प्ट टू सीक ट्रूथ एज सर्टेन इंडिविजुअल एंड क्लासेस सीट, नहीं, को सर्टेन इंडिविजुअल और क्लासेज जिनको इससे प्रॉब्लम है तो ये उनके लिए नहीं कही गई है। पॉलिटिकल थ्योरी एम्स एट नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बट ऑल्सो टू डिवाइज वेज एंड मीन्स टू चेंज सोसाइटी, आई थिंक वी शुड रीड इट अगेन। लिखा पॉलिटिकल थ्योरी एम्स नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, ओके, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो केवल अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, ऑल्सो टू डिवाइज वेज एंड मीन्स टू चेंज सोसाइटी, जी हाँ, सोसाइटी को चेंज करने का भी एक तरीका है, तो ये छोड़ दो इसको, ये ट्रू पूछा है तो ये ट्रू टाइप का लग रहा है, बट हमको और भी ऑप्शन चेक करने चाहिए। मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसमें आपको 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन वहां पे आंसर एक ही मिलेगा आपके पास ऑप्शन में, तो नंबर उसी को मिलेगा जो कोई एक करेक्ट ऑप्शन में टिक किया रहेगा, ये रूल है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन का। तो देखो इसमें ये छोड़ दो, पॉलिटिकल थ्योरी हैज नो रूल टू रिमूव इम्परफेक्शन ऑफ सोसाइटी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिस चीज में थ्योरी है उसकी पॉजिटिव चीजें नेगेटिव भी होंगी, जो उसमें लिमिटेशंस होंगी उनको रिमूव भी किया जा सकता है। पॉलिटिकल थ्योरी हैज नो कंसर्न विथ व्हाट स्टेट ऑट टू बी, मतलब स्टेट को क्या चाहिए, ऑट टू का हम यूज करते हैं बेटा शुड के सेंस में, बट टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑट टू, जैसे हमने लिख दिया वी ऑट टू पे
टैक्सेज, हमें टैक्स पे करना चाहिए, क्या हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, मींस वी शुड पे टैक्सेज, ठीक है। तो ऐसा ये जो कहा गया है कि नो कंसर्न नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज आवर पैसेज एंड आई होप it will prove very helpful for you and for your examination actually. So आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, निश्चित रूप से ये आपकी सफलता के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे मित्रों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इसके अलावा आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो हम लोग उसको जरूर फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।